Hello students, I am going to continue with the chapter Financial Planning of 9th Standard. So आज के कंसेप्ट में हम देखेंगे कि what is the meaning of income tax, different types of taxes, how to find out the income tax, the table जो रहते हैं वो हम यहाँ पे इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं. तो levying of taxes or taxation. So what is the meaning of this one? So by charging different types of taxes, the government generates फंड्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री थ्रू डिफरेंट स्कीम्स. तो इसको हम टैक्सेशन बोलते हैं. मतलब गवर्नमेंट क्या करते हैं कि अलग अलग तरीके के जो टैक्सेस है वो जनरेट करते हैं, उससे जो फंड्स मिलते हैं. मतलब आप सबको पता होगा कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी पेरेंट्स इनकम टैक्स भरते हैं. वो इनकम टैक्स के जो रुपए हैं उस रुपए को लेकर जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट टाइप्स के फंड्स क्रिएट करते हैं और जो डेवलपमेंट है हमारे कंट्री का वो उस पैसे से वो करती है. तो इसके लिए जो डिफरेंट टाइप्स के जो टैक्सेस होते हैं वो टैक्सेस हम पहले देखेंगे कि कौन कौन से तरीके से हम गवर्नमेंट को टैक्स भरते हैं. तो देर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस. सो द फर्स्ट वन इज़ द डायरेक्ट टैक्स. सो टैक्स विच आर पेड डायरेक्टली बाय द टैक्स पेयर आर कॉल्ड एज द डायरेक्ट टैक्स. सो जो टैक्स भरने वाला जो बंदा है जो डायरेक्टली जाके जो ऑफिस रहता है इनकम टैक्स का वहाँ पे जाके जो टैक्स भरता है उसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं. जैसे हम इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रोफेशन, कस्टम ड्यूटी, ये जो है इसको हम डायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं. आफ्टर दैट द इनडायरेक्ट जो टैक्स होते हैं वो क्या होते हैं? तो टैक्सेस विच आर नॉट पेड डायरेक्टली बाय द टैक्स पेयर आर कॉल्ड एज द इनडायरेक्ट टैक्स. जो टैक्स पेयर जो होता है वो खुद से जाके वो टैक्स नहीं भरता है तो इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं. जैसे कि सेंट्रल सेल्स टैक्स होता है, वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं, और जो सर्विस टैक्स होता है, एक्साइज ड्यूटी होता है. सो इस टाइप के जो टैक्सेस होते हैं उनको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं. सो द टाइप्स जो है टैक्सेस के, द टाइप्स ऑफ टैक्सेस विच आर लिस्टेड अबाउ आर इन अकॉर्डिंग्स विद द एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर. जो हमारे देश में जो टैक्स का जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से जो टैक्स है वो मैंने आपको यहाँ पे अभी बताए हैं. उसके बाद जो हमें देखना है वो है सबसे इम्पोर्टेंट, दैट इज़ इनकम टैक्स. तो इनकम टैक्स जो होता है वो हम उसके बारे में थोड़े से हम सीख लेंगे. दैट इज़ इफ़ द इनकम अर्न इन इंडिया बाय एन इंडिविजुअल or an institute or authorized industry exceeds the limit specified under the Income Tax Act, the income tax is levied on them. तो इनकम टैक्स किसको भरना चाहिए इसके बारे में अभी आपको मैंने बताया कि हमारे गवर्नमेंट ने एक रूल दिया है, उसको हम इनकम टैक्स एक्ट करके बोलते हैं. उस एक्ट के हिसाब से हमारा जो एनुअल इनकम है वो एक स्पेसिफाइड लिमिट से आगे जाता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें उस एक्ट्स के हिसाब से कुछ रकम जो है वो सरकार को पेड करनी होती है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स बोलते हैं. वो इनकम टैक्स आपको भरना पड़ता है जिनका लिमिट, इनकम टैक्स का हर साल का एक लिमिट गवर्नमेंट हमें देती है. उस लिमिट से ज़्यादा अगर उसका एनुअल इनकम है तो जो ज़्यादा रकम हुई है उसके ऊपर वो इनकम टैक्स उसको भरना पड़ता है. एंड द इनकम टैक्स रेट्स आर फिक्स्ड एवरी ईयर इन द बजट. तो बजट में उसका जो लिमिट है वो हर साल आपको दिया जाता है. तो ये इनकम टैक्स से रिलेटेड जो कुछ टर्म्स होते हैं तो वो मैं अभी आपको बताऊंगी. सो द टर्म्स विच आर रिलेटेड टू द इनकम टैक्स. तो द फर्स्ट वन इज़ एन एसेस. तो एसेसी मतलब क्या होता है? जो एनी पर्सन लायबल टू पे इनकम टैक्स अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स रूल इज टर्म एज द एसेसी. तो एसएससी का मतलब क्या होता है? जो जिसके लिए हम करदाता ऐसे भी बोलते हैं कि जो पर्सन है जो इनकम टैक्स भरता है, भरने वाला होता है, इसके लिए हम जो गवर्नमेंट का रूल है उस रूल के हिसाब से जो वो कर भरने वाला जो व्यक्ति है जो वो कर भरता है तो इसके लिए उसको हम एन एसएससी करके बोलते हैं. तो जो पर्सन विच इज़ लायबल टू पे इनकम टैक्स अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स रूल इज टर्म एज द एसएससी. तो जो गवर्नमेंट टैक्स का जो अभी मैंने बताया कि जो एक्ट रहता है उस एक्ट के हिसाब से जिसके एनुअल इनकम जो है वो एनुअल इनकम जो वो फिक्स लिमिट दिया रहता है उससे अगर ज़्यादा है
तो उसको जो कर भरना पड़ता है, टैक्स भरना पड़ता है, उसको हम, उस व्यक्ति को हम एन एसएससी करके बोलते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ द फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर किसको बोलते हैं? यहाँ पे दो टाइप्स के ईयर होते हैं इनकम टैक्स में। फर्स्ट वन इज़ द फाइनेंशियल ईयर एंड सेकेंड वन इज़ द असेसमेंट ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है? द पीरियड ऑफ 1 ईयर ड्यूरिंग विच द टैक्सेबल इनकम हैज़ बीन अर्न is called as the financial year. So in our country at present the financial year is from 1st April to 31st March. तो मैंने अभी आपको बताया कि the period of 1 year during which the taxable amount has been earned. तो जिस साल का हम इनकम टैक्स निकालते हैं उस साल को हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर। तो हमारे देश में क्या करते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर रहता है वो कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च से होता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ स्कूल कैसे स्टार्ट होता है कि जून से स्कूल स्टार्ट होता है और वो ख़त्म कब होता है? दैट इज़ मई मंथ में उसको हम ईयर एंड बोलते हैं। मई मंथ में वो ख़त्म हो जाता है, जून से फिर से स्टार्ट होता है। वैसे ही इनकम टैक्स में जो फाइनेंशियल ईयर रहता है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक। आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज़ द असेसमेंट ईयर। So the financial year immediately following the particular financial year is called as the assessment year. मतलब फाइनेंशियल ईयर के बाद जो आता है ईयर उसको हम क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर। तो इमीडिएटली जो फॉलो होता है मतलब फाइनेंशियल ईयर के बाद जो आ जाता है ईयर, जो इमीडिएटली जो ईयर आता है, मतलब अभी 16-17 जो है वो फाइनेंशियल ईयर है, तो उसके बाद आने वाला जो ईयर है वो कौन सा होता है? 17-18। मतलब अगर जो में ऐसा कोई भी एग्जांपल आपको देती है, अगर 2011 टू 2012, तो ये अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर है तो इसके बाद इमीडिएटली आने वाला जो ईयर है वो कौन सा है? 2012 टू 2013। तो इसको हम क्या बोलते हैं? assessment year. And the tax payable for the previous financial year is calculated during the current year, that is nothing but the assessment year. The tax payable for the previous financial year is calculated during the current year and that is nothing but the assessment year. For example, मैंने यहाँ पे आपको टेबल दिया है कि जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में क्या फ़र्क है। तो अगर फाइनेंशियल ईयर है 2016 टू 17, तो आपको मैंने अभी बताया कि फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। मतलब ये 2016 है, मतलब ये कैसा है? 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017। अगर ये फाइनेंशियल ईयर है तो उसके बाद तुरंत आने वाला जो ईयर है दैट इज़ 2017-18, उसको हम क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर। इसी तरह से मैंने एक और एग्जाम्पल आपको दिया है। अगर फाइनेंशियल ईयर है 2017-18, मतलब स्टार्ट कब हो रहा है? 1 अप्रैल 2017 एंड एंड हो रहा है 31 मार्च 2018। अगर ये आपका फाइनेंशियल ईयर है तो इसके बाद तुरंत आने वाला जो ईयर है दैट इज़ 2018-19, इसको हम क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर बोलते हैं। सो दीज आर द टर्म्स विच आर रिलेटेड टू द इनकम टैक्स। इसके बाद हम देखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। तो इनकम टैक्स इज टैक्स लेविड ऑन इनकम. So there are 5 main heads of the income. The first one is the income from salary. मतलब हमें इनकम के जो सोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, हम कहाँ से हम पैसा इकट्ठा कर सकते हैं. तो फर्स्ट वन दैट इज़ द इनकम फ्रॉम सैलरी. इनकम फ्रॉम हाउस, मतलब हमने कोई भी ऐसा एक और फ्लैट लेके रखा है, उसका जो हमें रेंट मिलता है. अगर कोई हमारी प्रॉपर्टी है, कोई खेती है, तो उससे भी हमें कुछ पैसा मिल सकता है. तो इनकम फ्रॉम हाउस और प्रॉपर्टी. इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, जो हमारा कुछ बिजनेस चल रहा है उससे भी हमारे जो बैंक अकाउंट है उसमें पैसे आ रहे हैं. नेक्स्ट वन इनकम फ्रॉम द कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. सो दीज आर द डिफरेंट सोर्सेज वी कैन से फ्रॉम विच वी कैन कलेक्ट द इनकम. आफ्टर दैट द टैक्सेबल इनकम क्या होता है. तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 80C, 80D, 80G etc. of the Income Tax Act, some deduction can be availed from the total annual income
एंड द अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर दिस डिडक्शन आर मेड इज कॉल्ड एज द टैक्सेबल इनकम। मतलब अभी मैंने आपको बताया कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमें हर साल के लिए एक ऐसा लिमिट दे के रखती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 5 लाख जो है उस तक के जो अमाउंट है इसके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स नहीं बैठेगा। तो 5 लाख के बाद जो भी इनकम, जो भी पैसा हमारे पास आता है उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो डिफरेंट सेक्शंस हमें दिए गए हैं उस एक्ट्स के हिसाब से वो जो डिडक्शन है, मतलब हमारी एनुअल इनकम अगर 7 लाख है तो 7 लाख में से हम 5 लाख डिडक्ट करेंगे और जो अमाउंट बाकी बचा दैट इज़ 2 लाख, तो उसके ऊपर ही हमें गवर्नमेंट को जो इनकम टैक्स है वो देना पड़ता है। तो द अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर दिस डिडक्शन आर मेड इज कॉल्ड एज द टैक्सेबल इनकम। तो वो जो बैलेंस बचा है उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। तो उस अमाउंट को हम टैक्सेबल इनकम करके बोलते हैं। नेक्स्ट वन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है हमें दिए गए। सो एग्जम्पशन का मतलब क्या है कि हम ऐसा कुछ सुनते हैं कि जो म्यूचुअल फंड रहते हैं, NSC करके रहते हैं, GPF रहता है दैट इज़ गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड। तो इसमें अगर हम हमारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स देना नहीं पड़ता है। तो ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पशन है कि अगर उसमें हम हमारा पैसा वहाँ पे हम उसमें अगर हमारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर हमें इनकम टैक्स भरना नहीं पड़ता है। तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो नो टैक्स इज लेविड अप टू सर्टेन लिमिट ऑफ टैक्सेबल इनकम, दिस इज कॉल्ड एज द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एंड द डिडक्शन फ्रॉम द एनुअल इनकम अकॉर्डिंग टू द वेरियस रूल। तो ये वेरियस रूल मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसके हिसाब से हमें जो डिडक्शन है टोटल जो एनुअल इनकम है उसमें डिडक्शन हमें मिल सकता है। तो फर्स्ट वन इज़ द म्यूचुअल फंड, सेकेंड वन इज़ द जनरल प्रोविडेंट फंड, next one is the Sukanya Samruddhi scheme for girls, rupees that is 1.5 lakh, investment in the postal department for 5 years, then national saving certificate scheme उसको हम NSC करके बोलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है LIC भी हम उसको बोलते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, देन ट्यूशन फीस फॉर 2 चिल्ड्रंस, देन PPF that is पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड हाउसिंग लोन, उसका जो प्रिंसिपल रहता है। तो अगर इसमें हमारा पैसा अगर इन्वेस्ट हो रहा है तो इसके ऊपर गवर्नमेंट हमें कुछ न कुछ एग्जम्पशन देती है। मतलब हमारा जो इनकम टैक्स हमें जो भरना पड़ता है बहुत ज़्यादा, वो इसमें अगर हमारा पैसा इन्वेस्ट करते तो वो इनकम टैक्स थोड़ा कम हो जाता है। तो जो कंपटीशन है डिफरेंट टैक्स का, जो वो कैसे करते हैं वो जो है वो हम हमारे अगले लेक्चर में देखेंगे। उसके लिए कुछ टेबल्स हमें दिए गए हैं कि जो हमें कंपटीशन करना है दैट इज़ इनकम टैक्स का अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप। डिफरेंट एज के हिसाब से हमें इनकम टैक्स देना पड़ता है। मतलब जो इंडिविजुअल रहता है अप टू 60 ईयर्स, सीनियर सिटीज़न जो रहते हैं दैट इज़ 60 to 80 ईयर्स, ऑल्सो जो सुपर सीनियर सिटीज़न रहते हैं दैट इज़ एज अबव 80 ईयर्स। तो इसके लिए डिफरेंट टाइप्स के जो अजम्पशन रहते हैं उसके बारे में हम हमारे अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।